हेलो बच्चों, हमने लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी हमने उसमें राजस्थान का विस्तार इस पर चर्चा की थी। आज हम राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है वागड़। वागड़ जो है ये राजस्थान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है, जहाँ वागड़ी बोली बोली जाती है। इसमें शामिल जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसी से मिलता जुलता एक नाम है बांगड़। तो बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं विशेषकर जब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है वांगड़ और बांगड़ में फ़र्क। तो उस समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वागड़ किसे कहते हैं और बांगड़ किसे कहते हैं। तो बांगड़ जो है वो अरावली का पश्चिमी भाग है, जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में है। दूसरी शब्दावली है थली। मरुस्थल के ऊंचे उठे भाग को थली कहा जाता है। इसमें शामिल जिले बीकानेर व चूरू है। बीकानेर और चूरू जिलों की एक और विशेषता है कि यहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। हमने नोट्स में भी ये लिख रखा है। इसके बाद दूसरा वर्ड है तली। पश्चिमी राजस्थान में बालुका स्तूपों के मध्य भूमि को तली या पलाया कहा जाता है। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। तो बच्चों, ये जो साथ साथ में वर्ड आ रहे हैं तली और थली, तो इनमें क्या फ़र्क है और इनमें दिन रात का फ़र्क होता है, कौन से ज़िले इनमें सम्मिलित होते हैं, तो ये बात आपके ध्यान में रहनी ज़रूरी है। तीसरा जो शब्द है अपने पास वो है राठी। राठी क्षेत्र जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है। इसमें शामिल जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। फिर दूसरा एक क्षेत्र है जिसका नाम है राठ या अहिरवाटी। तो यादव वंश द्वारा जो शासित प्रदेश है, जिसका विस्तार मुख्यतः अलवर, जयपुर की कोटपुतली तहसील में है। तो ये एक प्रदेश है जो राठ या अहिरवाटी क्षेत्र है। ये यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश है, जिसका विस्तार अलवर और जयपुर की कोटपुतली तहसील में है। चौथी शब्दावली है माल या हाड़ौती। बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश, जिसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ में है, वह क्षेत्र तो कौन सा है? माल या हाड़ौती क्षेत्र। फिर दूसरा शब्द है मालव। मालव जो है यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में है उन्हें मालव कहा जाता है। इसमें शामिल जिलों का नाम है प्रतापगढ़ व झालावाड़। पांचवी शब्दावली हम पढ़ेंगे शेखावटी। शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश, जिसमें चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले शामिल है। तो बच्चों, हमारे दैनिक जो वार्तालाप है उसमें भी आपने कई बार शेखावटी शब्द सुना होगा। और शेखावटी के लोग या शेखावटी क्षेत्र, तो ये क्षेत्र जो सीकर, झुंझुनू और चूरू वाला क्षेत्र है, इसको शेखावटी ही बोला जाता है। दूसरा शब्द है तोरावटी। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। इसमें शामिल जिले हैं सीकर और झुंझुनू। छठी शब्दावली है मरु। अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है। बच्चों, मरु और मेरु में आप कंफ्यूज ना हो। आप सीधे से देख लीजिए कि मरुस्थल में मरु ही जो पहला जो आ रहा है शब्द मरुस्थल में आ रहा है, तो जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं वो मरु कहलाएंगे। और मेरु जो होता है ये अरावली को कहा जाता है, जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। तो मेरु शब्द किसके लिए यूज आता है? अरावली के लिए। और मरु शब्द जो है वो मरुस्थलीय प्रदेशों के लिए। सातवीं जो शब्दावली है वो है मत्स्य संघ।
राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है, जिसका गठन 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली को मिलाकर किया गया था। मत्स्य संघ शब्द KM मुंशी द्वारा दिया गया था। तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि कौन कौन से जिले हैं जो मत्स्य संघ के अंतर्गत आते हैं। फिर मत्स्य संघ शब्द जिसने दिया उनका नाम भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। दूसरा है मत्स्य। ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था, जिसकी राजधानी बैराठ जयपुर में थी। बैराठ जो स्थान है वो जयपुर में स्थित है और इसका जो परिवर्तित नाम है वो भी हमने नोट्स में लिख रखा है, वह है विराटनगर। इसके पश्चात आता है, अगली शब्दावली में है मेवात और मेवल। तो मेवात जो क्षेत्र है यह है अलवर, भरतपुर जिले को कहा जाता है। इस क्षेत्र में मेव जाति का आधिपत्य रहा है, इस कारण से इस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। मेवल क्षेत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल क्षेत्र कहा जाता है। यह मुख्यतः भील जनजाति का क्षेत्र है। तो बच्चों, ये जो भी मैं शब्दावली आपको आज बता रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं के की दृष्टि से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगली शब्दावली है बीड़। शेखावटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली जो चारागाह भूमि है उसको बीड़ कहा जाता है। बीहड़ या डांग चंबल नदी के क्षेत्र में अवनालिका अपरदन के कारण भूमि उबड़ खाबड़, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं उत्खात या बेडलैंड, हमने लिख रखा है नोट्स में, आप ध्यान दीजिएगा। बेडलैंड या उत्खात कहते हैं हो जाती है, उसे बीहड़ कहते हैं। इसमें शामिल जिले हैं करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ये हमने पीछे नोट्स में भी दिखा रखा होगा। चलो, नोट्स में तो नहीं है लेकिन आप राजस्थान के जो नक्शा है वो अपने पास रखें और उसमें ज़रूर ये देखें कि बीहड़ क्षेत्र कौन सा है। बीहड़ क्षेत्र वही होगा जहाँ चंबल नदी बहेगी, क्योंकि चंबल नदी के कारण जो अवनालिका प्रकार का अपवर्धन होता है इसके कारण ही ये बीहड़ बनते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखा जाए। ये ज़रूरी नहीं है सीधा सा आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बीहड़ कहाँ है या बीहड़ किसको कहते हैं या डांग क्षेत्र किसको कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंबल नदी किस प्रकार का अपरदन करती है। चंबल नदी किस प्रकार का अपरदन करती है? तो चंबल नदी अवनालिका प्रकार का अपरदन करती है, जिसमें वो नाली की तरह बना देती है भूमि को और बहुत इसके कारण उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो इसको उत्खात भूमि भी कहा जाता है। और इसके अलावा आपने अगर नहीं सुना हो तो बताऊं मैं कि जो बीहड़ क्षेत्र है यह क्षेत्र डाकुओं के लिए भी फेमस होते हैं। जहां डाकू पहले रहते थे, आजकल तो ये नहीं रहा इतना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका प्रभाव देखने को भी मिलता है। तो जो इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। अगली शब्दावली है हमारे भोराट। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य का जो पठारी भाग है उसे बोराट कहा जाता है। यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई हमने ब्रैकेट में लिख भी रखी है 1225 मीटर। भोमट उदयपुर का दक्षिणी भाग व मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र भोमट कहलाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। तो बच्चों, ये हमने जितनी शब्दावलियाँ 10 शब्दावलियाँ आज हमने पढ़ी है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ना और कल तक आप सब इसको याद कर लें, मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको एक साथ वीडियो में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ ताकि आप जितना भी पढ़ें उसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकें। तो आप अपने हम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ें, लेकिन वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आज की हमारी क्लास यहीं तक।
कल फिर हम आगे चर्चा करेंगे अन्य बिंदुओं पर। धन्यवाद।